Good morning, everyone. Radhe Radhe, Jai Shri Krishna to all. This side Ruby Tyagi. We warmly welcome everyone to the Sadhana Viz Academy platform. I am good and I hope you are also doing very well. Let's begin today's current affair. First of all, we will discuss polity portion. After this, we will discuss current affair. तो देखेंगे पहले हम पॉलिटी का पोर्शन देखेंगे, इसके बाद करंट अफेयर और इसके बाद आज का हमारा स्टेट होगा सिक्किम। आज के जो पॉलिटी के पोर्शन में है वो आज भी क्या होंगे, उपराष्ट्रपति होंगे। कल हमने प्रेसिडेंट देखे थे, राष्ट्रपति को देखा था, उनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल थे वो कवर किए थे। तो आज देखेंगे हम उपराष्ट्रपति को। जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने अभी अपना रिजाइन सौंप दिया है। रिजाइन किसे देते हैं वो राष्ट्रपति को। तो उन्होंने अपना रिजाइन राष्ट्रपति को दिया है 21 जुलाई 2025 को, जिस दिन मानसून सत्र का फर्स्ट डे था। देखते हुए चलते हैं कि राष्ट्रपति से रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं, वो किस किस रूप में अपना वर्क करते हैं। जैसे जो हमारे राज्यसभा के सभापति होते हैं वो होते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट। इसके बाद अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश अपनी कार्य को नहीं कर पाते या अपने पद पर नहीं बने रहते हैं, उनकी मृत्यु हो जाए या फिर वो बीमार हो या फिर और कोई रीजन की वजह से, तो तब भी उपराष्ट्रपति ही उस पद को संभालते हैं। वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। तो देखते हैं फटाफट से उपराष्ट्रपति को रिलेटेड क्या क्या उनके आर्टिकल्स हैं। तो आइए देखते हैं। उपराष्ट्रपति का अचानक रिजाइन हुआ, इस्तीफा हुआ। 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वास्थ्य के कारण से तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देने का पत्र दिया। एक मिनट। राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार किया। राष्ट्रपति मुर्मू के दूसरे दिन यानी 22 जुलाई को उनके इस्तीफे को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। जब भी उपराष्ट्रपति अपना रिजाइन देते हैं तो राष्ट्रपति को देते हैं, राष्ट्रपति अगर अपना रिजाइन देते हैं तो वो उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति संविधान के अनुसार शक्तियां। उपराष्ट्रपति जो होती है उनकी मुख्य भूमिका क्या क्या होती है, तो वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, यानी संसद का कार्यवाही संचालित करते हैं। राष्ट्रपति के अनुपस्थित होने पर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं और उन्हें राष्ट्रपति के समान ही सभी शक्तियां होती हैं। जब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को संभालते हैं तब तक उन्हें राष्ट्रपति की सारी शक्तियां दी जाती हैं। राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के संवैधानिक शक्तियां क्या क्या होती है, जब राष्ट्रपति का मैंने आपको कल बताया था कि 52 से लेकर 78 तक आर्टिकल में राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल है। जैसे कि मैंने बताया था कि 63 में होता है कि एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने कल आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं और सेकंड जो नागरिक होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। तो सेकंड नागरिक होते हैं उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 63 में दिया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होंगे जो संविधान के अनुसार कार्य करेंगे। आर्टिकल 62 में दिया है कि उनके क्या क्या कार्य होंगे। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। आर्टिकल 65 में दिया हुआ है कि यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और वह अस्थायी रूप से कार्य करने में असमर्थ हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आर्टिकल 66 में दिया है उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद, लोकसभा व राज्यसभा के दोनों सदनों के सदस्य भाग लेते हैं। जो चुनाव रूढ़ अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति से किया जाता है। मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से इनका चुनाव किया जाता है। तो जैसे जितने भी उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ते हैं तो इसमें प्रायोरिटी दी होती है कि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये बंदा है, सेकंड प्रायोरिटी ये बंदा है और थर्ड प्रायोरिटी ये बंदा है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चुनाव कराए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 67। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। जो उपराष्ट्रपति है उनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। हमने राष्ट्रपति का भी कार्यकाल देखा था, उनका भी 5 वर्ष ही होता है। वे अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं और विशेष बहुमत से संसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया द्वारा भी हटाए जा सकते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, चीफ जस्टिस हो या फिर हाई कोर्ट के हो, इन सब को हम डायरेक्ट पद से नहीं हटा सकते। या तो उनसे रिजाइन लिया जाता है, वो रिजाइन देते हैं, या फिर उनकी एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है इम्पीचमेंट प्रोसेस, जिसे हम महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। तो इस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, उन्हें पद से हटाया जाता है। इसके लिए भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो मैंने कल आपको सब कुछ समझाया था। जिसने कल की क्लास ना देखी हो तो वो उस क्लास को देख लो। उसमें इम्पीचमेंट के प्रोसेस सब कुछ मैंने बताए हुए हैं अच्छे से कि किस किस तरह से इम्पीचमेंट का प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 68। यदि पद रिक्त हो जाए, मृत्यु, इस्तीफा, महाभियोग हो जाए तो 6 माह के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव करा देना चाहिए।
कुछ ऐसी कंडीशन है कि इसी टाइम के पीरियड के अंदर ही कराना है, लेकिन करा देना चाहिए, ऐसा दिया हुआ है। आर्टिकल 69 में है, नियुक्त होने से पहले उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 70, किसी परिस्थिति में जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों को कोई अन्य व्यक्ति निभा रहा हो तो संसद कानून द्वारा यह तय कर सकती है कि कौन होगा और कैसे करेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 71, यदि उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करते हैं। जैसे कि आर्टिकल, अब फटाफट से एक बार देखिए कि मैंने किस तरह से आपको लर्न कराया था। आर्टिकल 63, आर्टिकल 63 में है कि एक उपराष्ट्रपति होंगे, फिर उपराष्ट्रपति के क्या क्या कार्य होंगे। पहली उनकी जो प्रायोरिटी होगी वो होती है राज्यसभा की, क्योंकि जैसे ही उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के वो अध्यक्ष बन जाते हैं। फिर इसके बाद अगर राष्ट्रपति नहीं होते तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये दिया हुआ है हमारे आर्टिकल 65 में, आर्टिकल 65 में दिया हुआ है। आर्टिकल 66 में उनके चुनाव के बारे में बताया गया कि कौन कौन लोग उसमें सम्मिलित होंगे जो जब उनका चुनाव होगा। आर्टिकल 67 में दिया हुआ है कि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वो अपना जो रिजाइन है वो राष्ट्रपति को सौंपेंगे, और अगर उन्हें हटाया जाता है तो इम्पीचमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही उन्हें हटाया जा सकता है। आर्टिकल 68 में दिया हुआ है कि 6 महीने के अंदर उनका चुनाव करा देना चाहिए अगर वो अपने पद पर नहीं बने हुए हैं या उन्होंने रिजाइन दे दिया है या फिर उपराष्ट्रपति की किसी कारणवश मृत्यु हो गई या फिर अदर कोई रीजन हो। आर्टिकल 69 में दिया हुआ है कि उनकी जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाएंगे, तो किसके सामने लेते हैं? राष्ट्रपति के समक्ष वो शपथ लेते हैं। आर्टिकल 70 में दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के कर्तव्यों को अगर कोई व्यक्ति निभा रहा हो तो संसद कानून द्वारा तय कर सकते हैं कि कौन करेगा और कैसे करेगा। बच्चा आर्टिकल 71, तो उसमें है कि अगर उपराष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो तो उसे कौन सॉल्व करेगा? उसे करेगा सर्वोच्च न्यायालय, उसे सॉल्व करेगा। ये थे हमारे कुछ आर्टिकल जो कि उपराष्ट्रपति से रिलेटेड थे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप बार बार इसे देखते रहोगे, रिवीजन करते रहोगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे आज भी आपको काफी उपराष्ट्रपति का, अगर आपने कल की क्लास उससे पहले की क्लास देखी होगी तो आपको अच्छे से आज याद हो गया होगा कि उपराष्ट्रपति के कौन कौन से आर्टिकल हैं और उसमें क्या क्या दिया गया है, कौन सा किससे रिलेटेड है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा में प्रस्ताव और लोकसभा की सहमति आवश्यक होती है। वह राष्ट्रपति के स्थान पर केवल कार्यकारी अक्षमता में कार्य करते हैं और नए राष्ट्रपति को निर्वाचित होते ही वे उसकी यह भूमिका समाप्त हो जाती है। जब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति अगर वापिस आ जाए या फिर उनका चुनाव करा दिया जाए तो वो फिर से उन्हें वो पद सौंप देते हैं, वो वहां से हट जाते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों से आर्टिकल 67A, ये भी याद रखना है, क्वेश्चन बनने के मैक्सिमम चांसेस हैं कि 67A के तहत क्या किया जाता है। तो जो उन्होंने अपना रिजाइन दिया वो आर्टिकल 67A के तहत ही दिया है। तो आर्टिकल 67 क्लॉज ए के तहत 21 जुलाई को इस्तीफा दिया जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार किया। उनका इस्तीफा राजनीतिक चर्चा का कारण बन गया, जबकि सरकार ने इसे निजी स्वास्थ्य बताया है। चलते हैं हमारी फर्स्ट न्यूज पर। ये थे हमारे उपराष्ट्रपति से रिलेटेड कुछ न्यूज। आज की फर्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत ने 2025 वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में 15 साल बाद व्यक्तिगत पदक जीता है। यह पदक किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है अनाहत सिंह ने। किसने? अनाहत सिंह ने। 15 साल बाद ये जीता गया है। इसके बारे में कुछ डिटेल में देखते हैं। जैसे कि अनाहत सिंह जो एशिया और इंडिया वुमेन्स अंडर 19, किसमें? अंडर 19 में जीता है। अंडर 19 चैंपियन है इजिप्ट में। कहां पर? इजिप्ट किसे कहते हैं? मिस्र को। मिस्र में आयोजित वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2025 में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत की 15 साल की व्यक्तिगत पदक खाली को समाप्त किया। 15 साल बाद ये जीता है। वे इस प्रतियोगिता में एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी जो सेमीफाइनल तक पहुंची। इसमें उन्होंने क्वार्टर फाइनल में इजिप्ट के प्रतिद्वंदी कौन थी? मलिका इल्काराक्षी को 3-0 से हराया। मलिका को हराया किसने हराया? अनाहत सिंह ने। ये पहली महिला बन गई है। नेक्स्ट देखते हैं अंडर 19 में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ये इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में पहली कुलपति कौन बनी है? जो वुमेन है वो बनी है उमा कंजीलाल। कौन बनी है? उमा कंजीलाल। देखते हैं इनके बारे में कुछ, इग्नू के बारे में जानकारी देखते हैं कि क्या क्या है।
तो ये है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी हुई थी 1985 में। इसे संसद द्वारा पारित इग्नू अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया था। जो इसका मुख्यालय है वो कहां पर है? वो है नई दिल्ली में। इसकी अलग अलग ब्रांचेस भारत में खोली गई हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आयोजित समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहां आयोजित किया गया? तो ये क्या कहां पर किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर किया गया है? ये किया गया है नई दिल्ली में। कहां पर? ब्लू इकोनॉमी समिट 2025 भारत की राजधानी नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुआ है। इसे मई 15-16 2025 को आयोजित किया गया था। 15-16 मई को इसे आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में समुद्री वित्त और नीली अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निवेश और नीति विकास को बढ़ावा देना है। इससे नेक्स्ट न्यूज है हमारी, मैंने पूरी कोशिश की है कि जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से मैंने उसे रखा हुआ है। उसकी एक्सप्लेन भी किया है कि किस किस तरह से किस किस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है, क्या कंडीशंस हैं, कब स्थापना हुई, तो वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रही हूँ, जिससे कि एक ये ना रहे कि एक क्वेश्चन का अगर ऑब्जेक्टिव हम याद करके निकल जाए तो क्या होता है, माइंड से स्लिप हो जाता है। लेकिन अगर हम उसकी एक्सप्लेनेशन को याद कर लेते, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तो वो हमारे याद रहता है कि ऑप्शन ना याद रहे, एटलीस्ट हमारी एक्सप्लेनेशन तो हमें याद रहती है। थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो फिर उससे रिलेट हो ही जाता है। देखते हैं, क्वेश्चन है साई टीवी प्रशिक्षण संबंधी सत्य कथन को पहचानिए। पहला कौन सा है कि यह 5वीं पीढ़ी का प्रशिक्षण किट है, तो ये इसका गलत है। इसे केरल में प्रारंभ किया गया टीबी विषाणु जनित रोग है। सरकार का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त भारत बनाना। तो ये टीबी मुक्त भारत बनाना, इसका ये वाला ऑप्शन सही है। ये विषाणु नहीं, ये वायरस जनित है। एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। सरकार को लक्ष्य है वर्ष 2030 तक टीबी मुक्त भारत बनाना। स्पष्टीकरण क्या क्या है इसके, कि जो साथी टीबी है ट्यूबरकुलोसिस ट्रेनिंग किट का उद्देश्य स्वास्थ्य कर्मियों को टीबी की रोकथाम उपचार में प्रशिक्षित करना है। ये 5वीं जनरेशन नहीं है। इसे केरल में नहीं बल्कि कहां पर, राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। कहां पर? राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया है। टीबी एक बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, न कि वायरस से, सॉरी, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। हाल ही में भारत मालदीव संबंधों में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव की स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि थे, तो ये तो बात सही है। यह मालदीव का 60वां स्वतंत्रता दिवस समारोह था, तो ये भी सही है। मैंने लास्ट डे ही आपको पढ़ाया था मालदीव से रिलेटेड न्यूज को, तो ये भी सही है। भारत ने मालदीव के साथ 4,850 करोड़ का ऋण की सहायता समझौता किया है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब है ये सारे सही हैं, इसके जितने भी ऑप्शन है। देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने मालदीव के माले में 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया, जिन्होंने अनेक विकास परियोजना व समझौते में घोषित किया। यह समझौता मालदीव की 60वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ थी, क्योंकि इन्होंने 1965 में, कब? 1965 में ब्रिटिश शासन से आजादी प्राप्त की थी। 1965 में आजादी प्राप्त की थी। भारत ने इस दौरान मालदीव को 4,850 करोड़ मीन्स 565 मिलियन डॉलर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट की पेशकश की। साथ ही पूर्व ऋणों पर वार्षिक पुनर्भुगतान बोझ को 40% तक कम करने का समझौता किया है। जो हमने पहले ऋण दिया हुआ था, तो उस पर क्या 40% कम करने का समझौता किया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 से संबंधित सत्य कथन को पहचानिए। तो इसका क्या है, यह वार्ता भारत और सिंगापुर के बीच प्रारंभ हुई। बिल्कुल सही बात है, सिंगापुर के साथ सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट बोल्ड कुरुक्षेत्र नेक्स्ट है, इसका 14वां संस्करण था। यह अभ्यास राजस्थान के जोधपुर में हुआ, तो यह भी सही है कि यह इसका 14वां ही संस्करण था। और यह अभ्यास कहां पर किया गया? राजस्थान के जोधपुर में प्रारंभ किया गया। देखते हैं इसके बारे में, और सिंगापुर की और हमारी कौन कौन सी सैन्य अभ्यास है, तो ये भी देखेंगे। बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करती है। नेक्स्ट है, इसका 2025 में 14वां संस्करण था। यह अभ्यास जोधपुर राजस्थान में आयोजित किया गया। अभ्यास में दोनों देशों की सेनाओं ने संयुक्त युद्ध अभ्यास और रणनीतिक समन्वय का अभ्यास किया। सिंगापुर के साथ और कौन कौन सी हमारी सैन्य अभ्यास होते हैं, तो एक तो हुआ
बोल्ट कुरुक्षेत्र, एक सिम्बैक्स और एक है जीनेक्स। जो बोल्ट कुरुक्षेत्र है ये भारत की थल सेना के साथ होता है, जो सिम्बैक्स है ये जल सेना के साथ होता है जो कि हमारी नेवी है, और जो हमारा जिनेक्स है ये होता है वायुसेना के साथ, एयरफोर्स के साथ। नेवी के साथ, ये एयरफोर्स के साथ, और ये मिलिट्री के साथ। तो ये इनकी कितनी थी, 3 सिंगापुर के साथ में सैन्य अभ्यास है। तो इन्हें देखते हुए चलेंगे कौन कौन सी है जो अभी हुई है, बोल्ट कुरुक्षेत्र, दूसरी है सिमेक्स, कौन सी है, सिम्बैक्स, और तीसरी है जीनेक्स, कौन सी है, जीनेक्स। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा के लिए पहली बार 27 उपग्रह, कितने, 27 उपग्रह किसी संस्था द्वारा लॉन्च किए गए। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था ने इसे लॉन्च किया है, तो किसने लॉन्च किया है, ये किया है अमेजॉन ने। किसने, अमेजॉन ने इसे लॉन्च किया है। देखते हैं इसके बारे में कि क्या है इसका खास। तो अमेजॉन ने 29 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट क्यूपर के तहत अपने 27 उपग्रह लॉन्च किए जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाने की दिशा में अहम कदम थे। यह लॉन्च यूनाइटेड लॉन्च एलायंस यूएलए के एटलस वी रॉकेट द्वारा कैप कैनवेरल फ्लोरिडा से किया गया था। इस लॉन्च ने अमेजन को उपग्रह इंटरनेट मार्केट में प्रवेश दिलाया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में खास तौर पर दूर दराज इलाकों में तेज और भरोसेमंद इंटरनेट प्रदान करना है। तो 27 उपग्रह किसने लॉन्च किए, तो वो किए हैं अमेजन ने। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, वैशाख 2025 के अवसर पर सारनाथ से पवित्र बुद्ध अवशेष पहली बार कहां प्रदर्शित किए गए। तो वे पहली बार कहां प्रदर्शित किए गए, तो वो प्रदर्शित किए गए हैं टमचोंच पंगोड़ा में। कहां पर, टमचोंच पंगोड़ा में। इसके बारे में एक बार देखते हैं कि क्या हुआ है। भारत सरकार और अंतरराष्ट्रीय बौद्ध महासंघ IBC ने सारनाथ से निकाले गए पवित्र बौद्ध अवशेषों को प्रथम बार UN वर्ष डे 2025 के दौरान पहले तो वियतनाम में प्रदर्शन हुआ, वियतनाम में प्रदर्शन हेतु भेजा। यह अवशेष 2 मई 2025 को चीमिन सिटी पहुंचा और उन्हें सबसे पहले थान टैम पगोड़ा में 3 से 8 मई तक प्रदर्शित किया। इसके बाद यह अवशेष बिन प्रांत के बाद हनोई के क्यूनस्यू मोनेस्ट्री में और अंत में हानाम में टैमच्यू मोनेस्ट्री में, किसमें, टैमच्यू मोनेस्ट्री में 18 से 21 मई में रखे गए हैं। तो ये इस तरह से प्रोसेस था कि वियतनाम में प्रदर्शन हेतु भेजे गए थे। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, CBI ने किस ऑपरेशन के तहत अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन नेटवर्क को ध्वस्त किया है। तो ये किसके तहत किया है, तो ये क्या है, ऑपरेशन होप के तहत ये किया है। न्यूज में देखते हैं इसके बारे में डिटेल। CBI ने ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत अंतरराष्ट्रीय, ये याद करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कौन सा है, ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को तोड़ा जो ऑनलाइन बाल यौन शोषण, कौन सा, ऑनलाइन बाल यौन शोषण से जुड़ा था और इसके पास अंतरराष्ट्रीय लिंकेज थे। यह अभियान यूएसए की जानकारी पर आधारित था और इसमें CBI के अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन डिवीजन ने 2 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज करके कथित डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर अमेरिकी नाबालिगों से अनुचित संवाद के माध्यम से CSMA के प्राप्त करने वाले अपराधियों को ट्रेस किया। जितनी भी नाबालिग थी उन्हें क्या किया जाता था, ऑनलाइन जो अत्याचार हो रहा था, जो ऑनलाइन ये क्राइम हो रहा था, बाल यौन शोषण हो रहा था, इसके लिए कौन सा एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था। CBI जो चला रही थी वो था ऑपरेशन होप, और जो यूएसए की प्रेजेंस में बना रहे थे, यूएसए की जानकारी पर ये आधारित था। ऑपरेशन कार्बन 2021 और ऑपरेशन मेघा चक्र 2022 भी इसी क्षेत्र में कार्यरत थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को ध्वस्त करने में बड़ी कार्रवाई ऑपरेशन हॉक 2025 के तहत हुई थी। ये थी इसकी न्यूज। नेक्स्ट देखते हैं हमारी क्या न्यूज है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स 2025 समिट का उद्घाटन पहली बार कहां किया, तो वो क्या है, मुंबई जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पर। कहां पर, मुंबई में किया है,
जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पर। देखते हैं इसके बारे में डिटेल में कि क्या है, ये कब किया गया। तो पीएम मोदी ने 1 मई 2025 को वेव्स 2025, वेव्स की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट 2025 का उद्घाटन मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर बांद्रा कुरा कॉम्प्लेक्स में किया गया था। कुरा कॉम्प्लेक्स में किया गया था। यह वेव्स भारत की पहली विश्व स्तरीय ऑडियो विजुअल और इंटरटेनमेंट समिट थी, जिसमें 100 से अधिक देशों से प्रतिभागी मौजूद थे। तो ये थी हमारी कौन सी न्यूज थी, ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। नेक्स्ट चलते हैं कि कहां पर वेव 2025 समिट का उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत का पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, ये न्यूज मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, वनजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो ये किया गया है कहां पर, वनजिंजम, तिरुवनंतपुरम, केरला में इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि वनजिंजम क्या है। तो देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को वनजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, जो भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में वनजिंजम में उद्घाटित किया गया। वनजिंजम पोर्ट को 8,867 से लेकर 8,900 करोड़ की लागत से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत अडानी पोर्ट्स और केरल सरकार द्वारा विकसित किया गया। किसके, अडानी पोर्ट्स और केरल सरकार द्वारा इसे स्थापित किया गया। यह पोर्ट भारत को अन्य देशों जैसे कि कोलंबो, सिंगापुर और दुबई पर निर्भरता से मुक्त कर नया शिपिंग हब बनाने में सहायता करेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो पहले हमारे जो पोर्ट्स थे, जो हमारे भारी जो हवाई जहाज आते थे, बड़े बड़े जो शिप आते थे, वो कहाँ पर पहले किसी और कंट्री के यहाँ पर लैंड होते थे, वहीं से फिर उन सामान को यहाँ पर लाया जाता था। लेकिन अब क्या होगा, अब हमारा खुद का पोर्ट होगा, शिपमेंट पोर्ट होगा, जहाँ पे हम अपने जितने भी शिप है उन्हें ला सकते हैं। और भी अगर बाहर के कोई शिप आते हैं, वो गुजरते हुए जाते हैं, अगर उनमें कोई खराबी होती है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो यहाँ पर आएंगे, ठीक कराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। या फिर और कोई भी जैसे कि कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो उन्हें भी यहाँ पर रोक के आगे बढ़ेंगे। पहले जब था ही नहीं तो कहाँ पर रोक पाते, तो वो रुक ही नहीं पाता था, सीधे निकल जाते थे। लेकिन अब हमारे पास भी एक शिपमेंट हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारी नेक्स्ट न्यूज है, हाल ही में वन एलिफेंट लिव हेयर पुस्तक के लिए ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड किसे मिला, तो ये किसे मिला है, ये मिला है, हाँ, हाल ही में वंस एलिफेंट का, तो ये दिया गया है किसको, तो ये दिया गया है हमारा गीतांजलि श्री की पुस्तक थी। ये किसकी पुस्तक है, ये है गीतांजलि श्री की पुस्तक है, वन एलिफेंट लिव हियर। इसमें क्या था कि इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद ये दिया गया है एक मिनट, हाँ आइए यहाँ पे देखते हैं। हिंदी लेखक गीतांजलि की पुस्तक वंस एलिफेंट लिव हियर का अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा किया गया, जिसे ब्रिटिश पेन ट्रांसलेट अवार्ड 2025 के लिए चुना गया, इंटरनेशनल बुक प्राइज। अच्छा, गीतांजलि श्री को कौन कौन से और भी अवार्ड दिए गए हैं ये भी देखते हैं। गीतांजलि श्री की जो ये पुस्तक है वंस एलिफेंट, तो ये इसका इंग्लिश में अनुवाद किसने किया, ये किया डेजी रॉकवेल ने। वंस एलिफेंट लिव्ड हियर का अंग्रेजी में अनुवाद किया और तब इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। तो जो गीतांजलि श्री है, इन्हें पहले बुकर प्राइज दिया गया था, जो कि अंग्रेजी में अनुवाद इनकी जो रेत पर समाधि थी, उसे अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था, टॉम ऑफ सैंड में अनुवाद डेजी रॉकवेल द्वारा अंग्रेजी में किया गया था। यह पहला अवसर था जब हिंदी भाषा के उपन्यास को इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। गीतांजलि श्री इस पुरस्कार को जीतने वाली पहली भारतीय भाषा की लेखिका बनी थी। गीतांजलि श्री पहली भारतीय भाषा की लेखिका बनी थी जिन्हें बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ और उपन्यास है, जैसे कि रेत समाधि जो कि टॉम ऑफ सैंड थी, अंग्रेजी अनुवाद हमारा शहर उस बरस, तो ये है नॉट येट ट्रांसलेटेड, इसका कोई ट्रांसलेट नहीं हुआ था। तिरोहिती द डिस्पेरेंस, जब हाथी हुआ करते थे, वंस एलिफेंट लिव हियर।
ये थी इनकी बुक्स थी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम का वन चेतावनी प्रणाली किसने शुरू की? तो ये किसने शुरू की है? ये की है मध्य प्रदेश ने। किसने? मध्य प्रदेश ने शुरू की है। देखते हैं इसके बारे में क्या है। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया जिसने एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम पायलट परियोजना के तौर पर लागू किया है। इस प्रणाली में गूगल अर्थ इंजन, मशीन लर्निंग, सैटेलाइट इमेज और फील्ड स्टॉफ मोबाइल फीडबैक के उपयोग करके अवैध अतिक्रमण, पेड़ कटाई और भूमि उपयोग परिवर्तन जैसी गतिविधियों की लगातार और सटीक निगरानी रखी जा सकती है। इसे 5 संवेदनशील वन संभागों शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर और खंडवा में पायलट रूप में लागू किया गया है। कि मतलब इस सैटेलाइट से देखा जा सकता है कहाँ पे वन कटाई हो रही है, कहाँ पर वन कटाई हो रही है, कहाँ पर उसकी इमेज ले सकता है ये, और कहाँ पर क्या क्या प्रयोग हो रहे, भूमि का कितना उपयोग हो रहा है, कहाँ पे कटाव हो रहा है, क्या भी मतलब जो भी उस पर्यावरण से रिलेटेड चीजें होंगी उसे ही क्या करेगा, कैप्चर कर लेगा। तो इसीलिए पायलट के रूप में लागू किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एआईएफएफ ने वर्ष 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर के रूप में किसे चुना है? तो ये चुना है सौम्या को। किसको? सौम्या गुंगलोट को चुना है। ये देखते हैं इनके बारे में। सौम्या गुंगलोट जो ईस्ट बंगाल एफसी से खेलती हैं और तेलंगाना की खिलाड़ी हैं, उन्हें एआईएफएफ ने महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। 2024-25 का खिताब दिया गया क्योंकि उन्होंने इंडियन वुमेन्स लीग में न सिर्फ शीर्ष भारतीय स्कोलर रही बल्कि ईस्ट बंगाल एफसी के लिए भी खिताबी जीत में मुख्य भूमिका निभाई है। खिलाड़ी इदुमाथी कथिरे सांस को पूर्ववर्ती शत 23-24 के लिए शीर्ष महिला खिलाड़ी चुना गया था, लेकिन इस बार सौम्या का नाम है। जो एआईएफएफ की फुल फॉर्म क्या है? तो यह है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, हिंदी में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इन्हें दिया गया है ये। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत ने बगलीहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाला पानी का प्रवाह रोक दिया है। यह बांध किस नदी पर बना है? तो ये बना है चेनाब नदी पर। आपने देखा होगा, मैंने आपको ये मैप के द्वारा पढ़ाया था कि किस तरह चेनाब नदी, कौन कौन सी नदियां बटी हुई हैं, कि पाकिस्तान के लिए कौन सी नदी है और भारत के लिए कौन सी नदी है। तो जो चेनाब नदी है इस पर यह बांध बना हुआ है, बगलीहार बांध। देखते हैं इसके बारे में कुछ खास कि क्या क्या इंपोर्टेंट है। बगलीहार बांध जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित है। ये कहां पर बना हुआ है? रामबन जिले में स्थित है। यह बांध चिनाब नदी पर बनाया गया है और इसका निर्माण 2005 में पूरा हुआ था। यह परियोजना पाकिस्तान द्वारा इंडस वाटर ट्रीटी, जो इंडस वाटर ट्रीटी है, क्या है इंडस वाटर ट्रीटी, ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। तो आप वहां देख सकते हैं 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत विवादित रही क्योंकि पाकिस्तान चेनाब को पश्चिमी नदी मानता है, उस पर भारत के निर्माण को सीमित करने की बात करता है। हाल की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पाकिस्तान में जाने वाले पानी को रोकने की चेतावनी दी है। यह आंशिक रूप से रोका है जो कूटनीति और राजनीतिक निर्णय के तहत किया गया है। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है कि भारत की 6 नदियां हैं जो कहां पर है? नॉर्थ में बहती हैं। उसमें से 3 नदियां पाकिस्तान के पास जाएंगी, 3 नदियों का पानी पाकिस्तान के पास जाएगा और 3 नदियों का पानी भारत के पास रहेगा। जो 3 नदियां पाकिस्तान में जाएंगी उसका सिर्फ बहते हुए पानी को ही हम यूज कर सकते हैं, उसमें कोई बांध या पानी को हम नहीं रोक सकते हैं। तो यही इंडस वाटर ट्रीटी में कि 3 नदियों का सीधा पानी जाएगा, उसमें ना हम कोई बांध बना सकते हैं, ना ही उसके पानी को रोक कर डाइवर्ट कर सकते हैं। लेकिन जो अदर 3 नदियां हैं उन पे हम बांध भी बना सकते हैं, उन पे सब चीजें कर सकते हैं। तो ये सब चीजें वहां पर दी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीआरडीओ की नई मिसाइल प्रशिक्षण सुविधा नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज, कौन सी है? नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये कहां पर रखी गई है? ये रखी गई है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में ये रखी गई है। आंध्र प्रदेश के नांगया लंका में रखी गई है। देखते हैं इसके बारे में क्या इंपोर्टेंट है। तो इसके बारे में इंपोर्टेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 मई 2025 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित नांगयाल का गांव में डीआरडीओ की नई मिसाइल प्रशिक्षण सुविधा नाम है जिसका नवदुर्गा टेस्टिंग रेंज की आधारशिला रखी। यह सुविधा सतह से वायु, ये जो मिसाइल है क्या करेगी, इसका क्या वर्क है? सतह से वायु
और एंटी टैंक मिसाइल है सिस्टम के प्रशिक्षण हेतु विकसित की जा रही है। ये केंद्र उन 1460 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और भारतीय रक्षा अक्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि करेगा। इसे मां दुर्गा की शक्ति से प्रेरित बताया गया है। मां दुर्गा की शक्ति से प्रेरित बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, एंथनी एल्बानीज दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वो चुने गए हैं ऑस्ट्रेलिया के। किसके? ऑस्ट्रेलिया के वो फिर से प्रधानमंत्री चुने गए हैं। देखते हैं इनके बारे में कि क्या क्या इनके बारे में न्यूज है। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के 31वें प्रधानमंत्री बने हैं। वे लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। 2022 में पहली बार वे 2022 में प्रधानमंत्री बने थे और अब फिर से ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के 2025 में प्रधानमंत्री बने हैं। कौन है? एंथनी एल्बानीज। इसे ये याद रखना है कि कौन बने हैं? एंथनी एल्बानीज। कौन से नंबर के? 31वें नंबर पर सेकंड बार बने हैं। लेबर पार्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में जारी 2025 की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो भारत को किस स्थान पर रखा गया? 180 देशों में से 151वां स्थान है। 180 देशों में से कौन सा स्थान है? 151वां स्थान है। किसमें? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। देखते हैं इसके बारे में भी डिटेल में क्या है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को कुल 180 देशों में से 151वां स्थान मिला है और इसका स्कोर कितना है? इसका स्कोर है 32.96। कितना? 32.96। यह भारत का 2024 में जो भारत की रैंक थी 2024 में वो कितनी थी? 159 थी। अब उसमें सुधार हुआ है, लेकिन अब भी प्रेस की स्थिति बहुत गंभीर है श्रेणी में मानी जाती है। आरएसएफ ने मीडिया की स्वतंत्रता, सुरक्षा, संपादकीय हस्तक्षेप और आर्थिक दबाव को मुख्य चुनौतियां बताया है जिनकी वजह से भारत की रैंकिंग प्रभावित हुई है। काफी खराब रैंकिंग है भारत की, लेकिन पहले से भी खराब थी, कुछ तो सुधरी है एटलीस्ट। ये हुई हमारी न्यूज खत्म। हमारे करंट अफेयर की न्यूज खत्म हो गई है। अब चलते हैं हम अपने स्टेट पर, जो है कि सिक्किम। देखेंगे सिक्किम स्टेट को। लास्ट हमने क्या कराया था? हमने लास्ट देखा था अपना लास्ट हमने देखा था आज का हमारा स्टेट है नागालैंड। जो हमने लास्ट देखा था वो सिक्किम देखा था और उससे पहले हमने अरुणाचल प्रदेश कंप्लीट किया था। अरुणाचल प्रदेश देखा था, कल हमने सिक्किम देखा था और आज हमारा है नागालैंड। देखते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड में 16 जिले हैं। कितने? 16 जिले हैं नागालैंड में। देखते हैं नागालैंड के लिए इंपोर्टेंट क्या क्या है। राज्य का नाम नागालैंड है, राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। सबसे बड़ा शहर है दीमापुर। स्थापना दिवस है 1 दिसंबर 1963। जब नागालैंड की स्थापना 1963 में हुई। इसकी राजधानी कोहिमा है और सबसे जो बड़ा शहर है इसका है दीमापुर। राज्य का क्रम, ये 16वां राज्य था भारतीय संघ में। क्षेत्रफल इसका कितना है? 16,579 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? तो लगभग 19.8 लाख। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग कितनी है? 19.8 लाख। आधिकारिक भाषा वहां की अंग्रेजी है। नागालैंड की स्थानीय भाषा नागमी, कोनायक, चाखेशोंग, ओ लोथा आदि वहां की स्थानीय भाषाएं हैं। धर्म कौन कौन सा है? ईसाई धर्म वहां पर ज्यादा है, तो कम से कम 90% लोग वहां पर ईसाई से बिलोंग करते हैं, ईसाई हैं। नेक्स्ट चलते हैं, राजनीतिक जानकारियां क्या क्या है। मुख्यमंत्री कौन है? तो वहां के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो। राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है? गुलाब चंद्र कटारिया। लोकसभा सीट 1 है, राज्यसभा सीट भी 1 है और जो विधानसभा सीटें हैं वो है 60। विधानसभा सीटें कितनी है वहां की? 60 है। नेक्स्ट है हमारी प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यावरण देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान देखते हैं कौन कौन से हैं। इटंकी नेशनल पार्क, यह नागालैंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जहां बाघ, हाथी, हॉर्नबिल, हुलो, गिबन आदि मिलते हैं। इटंकी नेशनल पार्क में क्या है? ये नागालैंड का एकमात्र यहाँ पर उद्यान है, एकमात्र यहाँ का नेशनल पार्क है जहां पर बाघ, हाथी, हॉर्नबिल, हुलो, गिब्बन आदि मिलते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य देखते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन कौन सी है? तो ये है पुली, फकीम, सिंगाफन और नाटंकी। कौन सी है? नाटंकी। ये यहाँ की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है।
नेक्स्ट चलते हैं, प्रमुख झीलें देखते हैं। प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं यहाँ की? तो यहाँ की प्रमुख झीलें हैं सीलोई लेक, यह नागालैंड की सबसे प्रसिद्ध झील है जिसे लुतिसम भी कहा जाता है। ये पैक जिले में स्थित है। डूजकोय वैली भी छोटी छोटी झीलें मानसून के समय सुंदर दृश्य देती हैं। प्रमुख पर्वत और घाटियां कौन कौन सी हैं? तो वो है डूजकोय वैली, फूलों से ढकी घाटी, विशेषकर डूजकोय लिली के लिए प्रसिद्ध है। डूजकोय लिली के लिए प्रसिद्ध है। जापफू पीक जो कि नागालैंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है जापफू पीक। यहाँ के त्योहार देखते हैं कि फेस्टिवल कौन कौन से हैं। तो यहाँ के फेस्टिवल है हॉर्नबिल महोत्सव जो कि दिसंबर में मनाया जाता है, त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। मोस्टेशु फेस्टिवल ओ जनजाति द्वारा, किस द्वारा बनाया जाता है? ये ओ जनजाति द्वारा बनाया जाता है। सिकरेनिंग फेस्टिवल आगामी जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। जो हॉर्नबिल है वो तो महोत्सव है ही, त्योहारों का त्योहार वहां पे बोला जाता है, लेकिन कुछ जातियों के द्वारा भी मनाया जाता है। जैसे जो ओ जाति है वो मोस्टेशु बनाती है और जो अंगामी जाति है वो सिकरेनी फेस्टिवल बनाती है। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था में मुख्य फसलें क्या क्या है वहां की? तो वहां पे धान, मक्का, जौ, बाजरा, झूम खेती अभी भी कई स्थानों पर होती है। तो वहां की जो मुख्य फसलें हैं वो कौन कौन सी है? धान, मक्का, जौ, बाजरा। नेक्स्ट है हस्तशिल्प और बुनाई, पारंपरिक वस्त्र गहनों के लिए प्रसिद्ध है। बांस और लकड़ी कुटीर उद्योगों का प्रमुख हिस्सा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ के पर्यटन स्थल कौन कौन से हैं? तो पर्यटन स्थल है यहाँ के कोहिमा वॉर सिमेट्री, द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए सैनिकों की याद में बनाया गया है। ये घूमने के वहां पे पर्यटक स्थल है। कौन सा है? कोहिमा वॉर सिमेट्री, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो लोग मारे गए थे उन सैनिकों की याद में इसे बनाया गया है। डोजकोय वैली ट्रैकिंग और नेचर लवर्स के लिए है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ग्राउंड्स किसामा गांव में है। मोन जिला कोनायक जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। मोन जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? कोनायक जनजाति के लिए प्रसिद्ध है। संस्कृति और जनजाति क्या है? नागालैंड में लगभग 17 मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। जो नागालैंड है वहां पर कम से कम 17 जिनको मान्यता प्राप्त जनजातियां हैं। ओ अनगामी, स्यूमी, कोनायक, लोथा और चक संग आदि यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं। हर जनजाति की अपनी पोशाक, संगीत, नृत्य और त्योहार होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ और विशेष तथ्य देख लेते हैं। कुछ विशेष तथ्य है, नागालैंड को झीलों की भूमि और योद्धाओं की भूमि कहा जाता है। नागालैंड को झीलों की भूमि और योद्धाओं की भूमि कहा जाता है। यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर में स्थित है, ये पूर्व में स्थित है और म्यांमार में से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ये अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा किससे साझा करता है? तो म्यांमार से करता है। यहाँ की आबादी लगभग 90% से अधिक लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। नागालैंड में अफ्स्पा, ये अफ्स्पा क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अब कुछ क्षेत्रों से हटाया गया है। ये थी नागालैंड के बारे में कुछ न्यूज जो कि हमने देखी। उसमें 16 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं ये सब इसमें मेंशन है। ये कहां पर? भारत के मैप पर यहाँ पे ये नागालैंड है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे की तरफ जब जाएंगे तो वो नागालैंड वहां पर स्थित है। तो ये थी हमारी नागालैंड से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन थी, जितने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, वो सब मैंने यहाँ पे रिलेट किए हुए हैं और मेंशन किए हुए हैं। करंट अफेयर की न्यूज मैंने कुछ जो लेटेस्ट न्यूज थी वो ली हुई थी और कुछ पुरानी भी न्यूज मैंने इसमें ऐड की हुई थी, जिससे कि हमारा रिवीजन होता चले। क्योंकि पहली अगर जो भी न्यूज है उन्हें हम भूल जाएंगे, तो इसमें क्या करना है कि कुछ कुछ न्यूज को मैंने ऐड किया हुआ है जिससे कि हम पीछे की न्यूज को भी रिवाइज करते हुए चले और जो लेटेस्ट हमारी करंट अफेयर की न्यूज होगी उन्हें भी देखते हुए चलेंगे। तो कल देखते हैं, हम कल पॉलिटी के पोर्शन में कुछ अलग लेके आएंगे। अपना नेक्स्ट हमारा स्टेट होगा और हमारी करंट अफेयर की न्यूज होंगी। तो आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। I hope have a good day.